हेलो। यस सर। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। हाँ। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में जितनी सारी चीजें पढ़ी थी, किसी को कोई डाउट लास्ट क्लास तक? आर्यन, कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? सर हमने कन्वर्जन करना सीखा था, आई थिंक कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यस सर। एंड उस पे बेस मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। देखिए, अगर सेम उसी पर्टिकुलर टर्म पे बेस्ड कन्वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट वे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको इस करके तब कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, convert 5 joule energy into a system of unit in which mass, length and time are measured as 100 gram, 10 centimeter, 10 second respectively. Then find convert or convert is. तो देखिए, हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसमें बताया था सीजीएस में कन्वर्ट करना डायरेक्टली। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दे रखा किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, बट जो न्यू सिस्टम है उसमें गिवन है कि मास कितने टाइम में मेजर किया जाता है। 100 ग्राम को एज अ यूनिट मान लिया गया, 10 सेंटीमीटर को एज अ लेंथ यूनिट मान ली गई एंड टाइम में 10 सेकेंड को एज अ बेस यूनिट मान ली गई। तो किसी भी कन्वर्जन में सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, जो आपको क्वांटिटी गिवन है पहले वो देखिए। तो आपको दे रखा है एनर्जी विच इज इक्वल टू 5 जूल। तो फर्स्ट आप लिखिए एनर्जी इज इक्वल टू 5 जूल। तो यहाँ पे जो 5 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, तो उसको हम N1 बोलते थे, तो उसको आप लिख लीजिए 5। एनर्जी का डायमेंशन लिखिए, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2। तो n पे पावर 1, तो इसके पावर के बेस पे मैं नंबर डिफाइन करता था। x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड z की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। अब इसके बाद हमें कन्वर्जन करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो ये जो क्वांटिटी गिवन है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है। तो इसके लिए मैंने कहा था आप इसके
कन्वर्जन डिफाइन करने के लिए आप एक टेबल बना लीजिए इस तरह। फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड अगर हो जाएं तो ये टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। बट इनिशियली चूंकि कन्वर्जन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहले टेबल बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो फर्स्ट मेरे पास जो यूनिट है जिसके टर्म मुझे कन्वर्जन करना हो, तो फर्स्ट इज एसआई यूनिट। जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है वो आपके पास कोई भी न्यू यूनिट है, क्योंकि ये वैल्यूज डिफाइन नहीं है किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए, असाइन नहीं है। आइदर सीजीएस यूनिट, एमटीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने दूसरा जो यूनिट लिखा वो क्या लिखा, न्यू यूनिट। इसके बेस पे आप M1 लिख लीजिए, L1 लिख लीजिए एंड T1। तो M1 ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में केजी, तो 1 केजी, लेंथ के लिए 1 मीटर, टाइम के लिए 1 सेकेंड। सिमिलरली जो सेकेंड यूनिट है उसमें कन्वर्ट करने के लिए तो पहले उसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो M2 यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 ग्राम, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 100 ग्राम। L2 की वैल्यू दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एंड T2 की वैल्यू दे रखा है कितना, 10 सेकेंड, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जिस टर्म में मुझे कन्वर्ट करना है उनकी वैल्यूज मैंने लिख दी। अब जिस पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू को न्यू यूनिट के टर्म में सेम यूनिट में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे केजी में है, यहाँ पे ग्राम में, तो पहला काम इसको कन्वर्ट कीजिए ग्राम के टर्म में। सो वी कैन राइट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सिमिलरली 1 मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड में। तो ये आपका कन्वर्जन टेबल हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. आयुष, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला यूज करते हैं, किसी को याद है फॉर्मूला? N2 इज इक्वल टू Yes. क्या फॉर्मूला था, बोलिए चिश्तिया। सर n1 सर ब्रैकेट में सर m1 upon m2 रेज टू द पावर x and sir then l1 upon l2 raised to the power y and t1 upon t2 raised to the power z. बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज जो हमने टेबल में क्रिएट की हैं उन सारी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, N2 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, देखिए आपको N2 की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ तक लिखिए, वैल्यूज पुट कीजिए, N2 कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। आर्यन, आपको कोई डाउट?
इसे सॉल्व हुआ? सर बस उसके जो ऊपर की पावर होती है जब हम कट करते हैं, जिसके हमने 1000/100 से किया, तो उसके जो सर हम पावर चढ़ाते हैं वो एक बार बताइएगा कैसे होता है। जैसे मैंने m1 की वैल्यू पुट की 1000, m2 की वैल्यू मेरे पास 100, तो 1000 में 3 जीरो एंड 100 में 2 जीरो, 3 जीरो में 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा। x की वैल्यू कितनी है 1, तो मतलब सिर्फ वो 1 टाइम पावर उसका चेंज करेगा। लेंथ की जगह पुट कीजिएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर, तो एक जीरो कट जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 बचेगा। एंड उसके ऊपर y, उसकी y की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने कहा था पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाइड होता है, तो इसमें 10 पे पावर 1 इंटू 2, तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा। आई बात समझ? यस सर। किसी और को कोई डाउट? हिबा? आर्यन आपसे सॉल्व हो रहे हैं? 1 मिनट सर। ओके। सर हो गया। आंसर बताइए। सर 5 × 10⁻²। ओके, और उसके साइड में लिखिएगा न्यू यूनिट। ओके सर। हिबा आपने सॉल्व किया? आयुष? मैं सॉल्व करूं? सिंपल कुछ भी नहीं करना था कि सिंपली वैल्यू पुट करनी थी। n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, m1 की वैल्यू 1 kg which is equals to 1000 gram, तो 1000 gram divided by 100 gram whole to the power x means 1। उसी तरह L1 की वैल्यू 100 divided by 10 सेंटीमीटर to the power 2, एंड यहाँ पे टाइम 1 सेकेंड ओवर 10 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या कीजिए, इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा 10 टू द पावर 1, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाइड होता है इसलिए। यहाँ पे 10 उस पर पावर 2, तो 10 पे पावर 2। यहाँ पे देखिए 1/10 पे पावर -2 है, तो हमने कहा था कि उस पर्टिकुलर बेस को रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो 1/10 पे पावर -2 है, तो 10/1 पे पावर +2 हो जाएगा, इट मीन्स 10 पे पावर 2 हो जाएगा। ये समझ आया? यस सर। तो ये पूरी वैल्यू अब कितनी आ जाएगी 5 × 10 टू द पावर 5, एंड किस यूनिट में? इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि जो सारी वैल्यूज दे रखी है वो किसी स्पेसिफाइड यूनिट पे डिफाइंड नहीं है। हिबा मेरी आवाज आपको आ रही है? आयुष? आर्यन कोई डाउट पूछना है यहाँ से, इससे रिलेटेड? समझ आया नहीं आया? नो सर। समझ आ गया? यस सर। ओके, खुद से सॉल्व किया था आपने? यस सर। ओके गुड। आंसर यहाँ तक आया था आपका कि कहीं मिस्टेक हुआ था एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने में? कैलकुलेशन मिस्टेक थी, लेकिन आ गया है आंसर। ओके गुड। चिश्तिया समझ आया आपने गलती कहाँ की थी? यस सर। ओके,
सो हमने ये डिफाइन कर दिया कि अगर क्वांटिटी इस तरह ट्विस्टेड हो तो उसके बेस पे भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बेस पे एक अनदर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें भी सेम इसी तरह की कुछ क्वांटिटी गिवन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। जी सर। एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 कैलोरी energy into a system in which mass, length, and time is measured as alpha kg, beta meter, and gamma seconds, respectively. Then convert relation. किसी भी रिलेशन में देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो क्वांटिटी गिवन है उसको पहले आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है एनर्जी, बट वो ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं है, कैलोरी में गिवन है, ठीक। तो एक रिलेशन याद रखिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल। जूल ऐसा यूनिट होती है, या इसी चीज को हम 4.2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस। अब आपके पास ऐसा यूनिट में वैल्यूज गिवन है, ठीक। एनर्जी है, उसके डायमेंशन आपको पता है। कन्वर्जन याद रखिएगा, कन्वर्जन टेबल बनाइए, एंड यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों टर्म की, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बस इतना ख्याल रखिएगा एंड सॉल्व कर लीजिए। इसको कोशिश कीजिएगा बस सॉल्व करने की। मेरी आवाज आ रही है आपको? आर्यन कुछ पूछना है आपको? ओके, पहले टेबल बनाइए, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, उनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। वन कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है, ट्रेडिशनल यूनिट, मतलब हीट के फॉर्म में बोल सकते हैं। उसको मैंने कन्वर्ट किया नॉर्मल एसआई यूनिट में, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। पहला जो यूनिट गिवन होना चाहिए वो एसआई यूनिट में होना चाहिए, उसके बेस पे
सॉल्व हुआ किससे? क्या अब सॉल्व हुआ? आयुष आपने सॉल्व किया? नो सर। कोशिश कर रहे हैं आप? ट्राई कर रहा हूँ सर, पर आगे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पहला काम क्या किया आपने, टेबल बनाया। टेबल बनाया आपने। किसी भी क्वेश्चन के लिए पहला काम टेबल बनाइएगा, ताकि कन्वर्जन आपको पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक मुझे कन्वर्ट करना है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है आपके पास। तो आपको एक तरफ क्या दे रखा है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप एसआई यूनिट। दूसरी तरफ जिसमें कन्वर्ट करना है उसको लिख लीजिए। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में मास केजी में तो 1 केजी, लेंथ मीटर में तो 1 मीटर, एंड टाइम सेकेंड्स में तो 1 सेकेंड्स। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको देखिए, तो वहां पे मास कितने टर्म में दे रखा है, अल्फा केजी। लेंथ दे रखा है आपको बीटा मीटर, एंड टाइम दे रखा है आपको गामा टाइम्स सेकेंड। क्या देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्या दोनों की यूनिट सेम दिख रही है आपको, डिफरेंट दिख रही है? यस सर, सेम। सेम दिख रही है, तो इसमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की यूनिट सेम सेम। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n2 is equals to n1 m1 over m2 to the power x, l1 over l2 to the power y, and t1 over t2 to the power z। आयुष यहां तक कोई डाउट? नो सर, इसके बाद ही है। अच्छा बताइए x y z कैसे निकालेंगे, बताइए जरा। सर m1 अपॉन m2 करके इसका x कैसे निकालेंगे, x क्या होगा? हम एनर्जी का डायमेंशन लिखते हैं, तो उस डायमेंशन के जो पावर होते हैं उसके हिसाब से x y z डिफाइन करते हैं। आई बात समझ? आयुष ये समझ आया? यस सर। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 2 y की और वैल्यू? -2। बहुत अच्छे, इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। m1 m2 हमने लिख रखा है टेबल में, उनकी तो वैल्यू 1 पुट अपॉन कीजिए। हाँ 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 1। उसी तरह लेंथ में क्या लिखिएगा, 1 अपॉन बीटा टू द पावर 2, क्योंकि यूनिट सेम सेम कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये m1 अपॉन m2 और l1 अपॉन l2 कट जाएगा। मतलब उनकी वैल्यूज पुट करते जाइए, m1 की जगह पे उनकी वैल्यू पुट करते हैं। m1 की जगह पे कितनी वैल्यू है, 1। तो m1 तो बचेगा ना। n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल पार्ट 4.2, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 4.2। m1 की जगह पे 1 kg और m2 की जगह पे अल्फा kg टू द पावर 1। तो यहाँ पे देखिए kg एंड kg सेम यूनिट, कैंसिल आउट। आया समझ? यस सर। आर्यन आपको समझ आया? यस सर। इसके आगे सॉल्व हो सकता है?
ट्राई कीजिए आगे सॉल्व करने की। चिश्ती आप अपना आंसर बताइए कितना आया। सर हम 1 को सर रिमूव कर देंगे डायरेक्ट। किसको? सर 1/अल्फा है तो उसमें सिर्फ 1 को देखिए डायरेक्ट। 1/अल्फा है, अल्फा डिनोमिनेटर में है, तो क्या कीजिएगा उसको सर न्यूमरेटर में ले जाने की। यस सर। कैसे ले जाते हैं न्यूमरेटर में? सर माइनस में हो जाएगा। पावर माइनस में हो जाएगा, बस और कुछ है ही नहीं। आयुष आपने आगे सॉल्व किया? सर 1/v का जो z है उसकी जगह -2 पुट करना है ना। हाँ, लेंथ की जगह पे 1 मीटर अपॉन बीटा मीटर टू द पावर 2 एंड टाइम की जगह पे 1 सेकेंड अपॉन गामा सेकेंड टू द पावर -2। मुझे न्यूमरेटर में सबकी वैल्यू 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे कुछ भी पावर रिमेन सेम नंबर। सर गामा की लास्ट में पावर क्या आएगी सर? अभी तक सर आंसर है 4.2 इंटू अल्फा की पावर -1 इंटू बीटा की पावर -2। सर गामा की 1 अपॉन गामा है, रिवर्स कीजिएगा तो गामा अपॉन 1 हो जाएगा। ओके सर। पावर कितना हो जाएगा वहां पे रिवर्स करने पे? अभी आपको पावर कैसा दे रखा है? +2 -2। सर -2 जब रिवर्स करूंगा तो पावर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव सर। बस। आयुष आपसे सॉल्व हुआ आगे? सर एक बार आप सॉल्व भी कर दो। नहीं, सॉल्व आप ही करेंगे। यहाँ पे केजी एंड केजी कैंसिल आउट, मीटर मीटर कैंसिल आउट, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपको क्या बचा? 4.2 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 1 ऐसा बचा। 1 अपॉन बीटा टू द पावर 2 एंड 1 अपॉन गामा टू द पावर -2। हम जब रेसिप्रोकल करते हैं किसी टर्म को तो उसका पावर क्या होता है? पावर की जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है। हमने ये पढ़ा था, अगर x टू द पावर m हो तो ये 1 अपॉन x टू द पावर -m हो जाता है। यहाँ पे देखिए पावर अभी कितना दे रखा है पहले वाले टर्म में 1। जब अल्फा अपॉन 1 हो जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.2 अल्फा टू द पावर -1। आया समझ आयुष? आयुष ये समझ आया? यस। बीटा के लिए क्या हो जाएगा बताइए जरा। 1/β²। तो जब रिवर्स करिएगा तो बीटा -2। बहुत अच्छे। एंड गामा पे पावर कितना हो जाएगा? गामा 2। बहुत अच्छे। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। किस सिस्टम ऑफ यूनिट में? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। आर्यन आपको समझ आया था ये? यस सर। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए एक बार। कन्वर्जन में इससे ज्यादा चीजें नहीं होती, तो सिंपली आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो डायरेक्टली आपको गिवन होगा कि किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, सीजीएस, एफपीएस एंड उसके हिसाब से, या नहीं तो आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन के बेस पे मास दे रखा होगा, लेंथ दे रखी होगी एंड टाइम के बेस पे। तो आप सिंपल दो टेबल बनाइए, जो गिवन क्वांटिटी है ऐसा यूनिट में एंड जिसमें कन्वर्ट करना है उसके टर्म में कन्वर्जन सर कीजिए ताकि। सर हाँ जैसे आपने भी 1 कैलोरी का सर जूल में लिखा है कन्वर्ट करके, तो सर क्वेश्चन में मैं ऐसे गिवन होगा कि नहीं होगा? हाँ, कन्वर्जन में गिवन होगा। अगर वो ऐसा यूनिट के अलावा कोई और वैल्यूज गिवन होंगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा वो। आयुष आपने लिख लिया? डन सर। आर्यन? ओके, Done. तो हमने कन्वर्जन करना सीख लिया, ठीक, इस पर्टिकुलर टर्म के बेस पे।
नेक्स्ट हम आता है मेरे पास थर्ड एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर डायमेंशन एनालिसिस की एंड सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग डिड्यूसिंग रिलेशनशिप। यह चीज समझिएगा, रिलेशनशिप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कैसे डिराइव करते हैं ताकि उसके बेस पे फॉर्मूला बन जाए उनके आपस में, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग रिलेशनशिप। इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी गिवन होगी आपको, सपोज कर लीजिए आपको कोई भी एक क्वांटिटी Q है, ये गिवन होगा कि किन किन टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो सपोज कर लीजिए A, B एंड C, ये तीन टर्म डिपेंडेंसी शो कर रहा है। मैंने कहा कोई क्वांटिटी Q है, वो इन तीन फिजिकल क्वांटिटी A, B, C पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड जब कर रहा है तो वो उसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मुझे अभी नहीं पता कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। तो पहले क्या कीजिए, Q प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X, B टू द पावर Y एंड C टू द पावर Z। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये X की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, X की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है। तो बाद में कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा। तो हम सिंपली इस तरह से रिलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं, तो वहां आ जाता है मेरे पास Q इज इक्वल्स टू एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, A रेज़ टू द पावर X, B रेज़ टू द पावर Y एंड C रेज़ टू द पावर Z। तो इस तरह से आपका एक क्या हो गया, फॉर्मूला आ जाता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है उन क्वांटिटी Q, A, B, C इन तीनों के बीच में। यहां तक कोई डाउट? नो सर। आयुष, यहां तक कोई डाउट? सर इस एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। हाँ देखिए, अब क्या करते हैं, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वही कहता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसका डायमेंशन लिखिए एंड इसका डायमेंशन लिखिए। उन दोनों तरफ डायमेंशन लिखने के बाद m के पावर को n के पावर के साथ इक्वेट करते हैं, l के पावर को l के पावर के साथ इक्वेट करते हैं, t के पावर को t के पावर के साथ इक्वेट करते हैं एंड उसके बेस पे x, y, z जो अननोन पार्ट था उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, नाउ इस पर्टिकुलर डायमेंशन लिखने के बाद कंपेयर द पावर और द एक्सपोनेंशियल ऑफ ईच क्वांटिटी या each term to find x, y and z। ठीक, एंड देन उसके बेस पे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उसको पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका रिलेशन हो जाएगा। मैं आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक, ये तो थ्योरी वाइज मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है। एक बहुत फेमस रिजल्ट है रिलेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, जैसे आप क्या कीजिए, एक थ्रेड लीजिए, ठीक, उसके साथ एक स्टोन अटैच कर दीजिए वन एंड पे, दूसरा एंड अपने हाथ में रखिए एंड रोटेट करने की कोशिश कीजिए, सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा। ठीक है, यस सर। तो मान लीजिए सेंट्रल पॉइंट पे आपका फिंगर है एंड इस पॉइंट पे वो स्टोन है जो इससे टाइड है। तो जैसे ही रिवॉल्व करना शुरू करता है इस तरह, आपके हाथ पे हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता फील होगा। उस पर्टिकुलर फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इस ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाने की कोशिश करता है। तो अपने फिंगर से उसके ऊपर कुछ फोर्स दिया है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक, उस पर्टिकुलर फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बारे में शायद आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होती है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब आपको ये कहता है कि सर जो दिस, फोर्स फिंगर पे फील होगा वो फोर्स। हाँ,
आप जब रोटेट कीजिएगा तो आपके फिंगर पे उस थ्रेड की वजह से, उस मास रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से फोर्स फील होगा। वो फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर: मास ऑफ ऑब्जेक्ट, velocity of object, and radius of object. Using these terms, derive a relation or formula in between them. Put proportionality constant k to be 1. यहां तक कोई बात समझ में आई? आपको Yes, k sir. की वैल्यू दे रखा है, प्रोपोर्शनलिटी दे रखा है किनके बीच में, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ? q किसके इक्वल है? f के इक्वल है। a किसके इक्वल होगा? m के इक्वल। b किसके इक्वल होगा? b के इक्वल। और r किसके इक्वल होगा? c के इक्वल। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं एंड सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे। सो वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k, m रेज टू द पावर x, b रेज टू द पावर y एंड r रेज टू द पावर z। ऐसे लिख सकता हूं। Yes, sir. तो आपका एक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में मुझे अननोन क्या क्या टर्म दे रखा है, x y z, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, डायमेंशंस लिख दूंगा। फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, उसका डायमेंशन कितना होता है? mlt-2। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक कांस्टेंट नंबर जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसको हटा दीजिए। m, उसका डायमेंशन कैपिटल M टू द पावर x। वेलोसिटी, उसका डायमेंशन होता है lt-1 टू द पावर y एंड रेडियस लेंथ टू द पावर z। आयुष, यहां तक कोई डाउट आपको? नोट कर रहा हूँ। पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, सेम पावर को एक तरफ लिख दीजिए। m कितनी बार है राइट साइड में? सिर्फ एक बार। तो उसमें पावर कितना है? x। लेंथ देखिए कितनी बार है? Sir, 2 times. यहाँ पे l पे पावर y है, तो l पे पावर y हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है? z। बेस सेम पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। एंड सिमिलरली t पे पावर कितना बच जाएगा? -y। ये समझ आया? Yes, sir. ओके। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पावर को कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा पीछे। नाउ कंपेयर द एक्सपोनेंशियल। ठीक। तो m पे पावर राइट साइड में x, m पे पावर लेफ्ट साइड में कितना है? 1। तो ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ m, x की वैल्यू में कितना लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं l पे पावर देखूं तो y प्लस जेड, और यहाँ पे l पे पावर 1, तो y प्लस जेड शुड बी इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ। एंड t पे पावर देखिए -y, एंड यहाँ पे t पे पावर -2, सो -y इज इक्वल्स टू -2। आयुष, ये समझ आया मैंने क्या किया? आयुष, चिश्तिया, आपको समझ आया क्या क्या किया? Yes, sir. Yes. ओके। Sir, is it reducing or deducing? डिड्यूसिंग। Okay, sir. डिड्यूसिंग और डेराइविंग। ओके, पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। देखिए आपका डेराइव फॉर्मूला कितना आता है। आयुष, यस मेरी सर। आवाज आ रही है आपको? यस सर। यहाँ तक आपको समझ आया क्या क्या मैंने किया? यस सर। इसके आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आपसे। पहले यहाँ तक नोट एक्स डाउन की कीजिए। वैल्यू तो 1 है। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Sir, 2.
पुट कर दीजिए सेकंड वाले टर्म में, वहां से z की वैल्यू आ जाएगी। सर 3। चलो 3 आई है, तो फिर से चेक कीजिए z की वैल्यू कितनी आएगी। सर -1। तीनों वैल्यू को ऊपर वाले जो इक्वेशन में डेराइव किया था उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। k की वैल्यू आपको 1 दे रखा है, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। आयुष कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए सॉल्व करने में। सर कुछ 3 नहीं समझ z आया की वैल्यू 3 आई। कैसे आई? आपकी y की वैल्यू कितनी आई? माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। पहले y की वैल्यू कितनी आई? तो आई की 2 आई, 2 को इस तरफ रखा फिर उस तरफ गया तो -1 हो गया z की वैल्यू -1। z is equals to 1 minus 2 which is equals to -1। हिबा मेरी आवाज आ रही है आपको? हिबा? यस सर। ओके, शायद आपने ये पूरा टॉपिक नहीं समझा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है? यस सर, वो लीव हो गया था नेटवर्क ओके, का इशू। देखिए इसमें मैंने क्या किया, किसी भी रिलेशनशिप को डिराइव करना है तो पहले क्या गिवन होगा, आपको कोई क्वांटिटी गिवन हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कोई क्वांटिटी क्यू माना, वो गिवन होगा कि किन किन टर्म पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए मैं डिपेंडेंसी डिफाइन किया कि 3 टर्म पे डिपेंडेंट होगा, ए बी सी। 2 टर्म भी हो सकता है, ठीक? 3 टर्म से ज्यादा गिवन नहीं होगा, ठीक? ये याद रखिएगा। अब इसके बाद जिन जिन टर्म पे डिपेंडेंसी होगी, तो डिपेंडेंसी 2 तरह से हो सकती है, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली लिख लीजिए q प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि लीनियर पावर की प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है। अगर ये वैल्यू x y z की पॉजिटिव आती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर नेगेटिव आती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट पुट कर लेते हैं k, ताकि इज इक्वल्स टू में इक्वेशन आ जाए। तब आपको एक फॉर्मूला बन जाता है q is equals to k times a raised to the power x, b raised to the power y and c raised to the power z। कि भाई यहाँ तक समझ आया आपको? यस सर। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखिए, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस लिखिए, सेम टर्म को एक साथ कंबाइन करते हैं एंड दोनों टर्म को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। m के पावर को m के पावर के साथ, l के पावर को l के पावर के साथ एंड z के पावर t की पावर को t पावर के साथ, एंड वहां से x y z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के बाद पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में, आपका रिलेशन उस q के टर्म में फाइंड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब मैंने इस पर बेस एक क्वेश्चन कहा कि एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए, रिवॉल्व कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो फोर्स 3 बातों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ पाथ। तो मैंने बना लिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बेस पे F इज इक्वल्स टू क्वांटिटी Q के टर्म बिहेव कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, यहाँ पे A मास की तरह बिहेव कर रहा है, B वेलोसिटी की तरह एंड C रेडियस की तरह। तो सिंपली मैंने फॉर्मूला बना लिया। दोनों तरफ के डायमेंशंस लिख लीजिए, सेम टर्म को एक साथ कंबाइन कर लीजिए, पावर को m के पावर को m के पावर के साथ कंपेयर कीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। l के पावर को l के पावर के साथ कंपेयर कीजिए, उसके लिए एक रिलेशन आ जाएगा, एंड t के पावर को t पावर के साथ कंपेयर कीजिए, उसके लिए एक रिलेशन।
इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट बताता हूँ। इन टर्म्स को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड वहां से फॉर्मूला बन जाता है। आयुष, आपका सॉल्व हुआ? चिश्किया, आंसर बताइए। सर एक मिनट सर, नोट कर रहे थे सर, बताते। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। So f equals to m1 v2 and r minus 1. तो r टू द पावर -1 है तो वो नीचे जाके प्लस हो जाएगा। Yes sir. y की वैल्यू कितनी आई है? So 2. 2। तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा? mv² r। आया समझ? So फोर्स की फॉर्मूला में ले जाके लास्ट में। हाँ, मतलब पुट कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला इतना ही आएगा। आयुष, मेरी आवाज आ रही है आपको? हिबा, आपने लिख लिया? यस सर। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? ओके, अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए अबव इक्वेशन में। देखिए आपका रिलेशन आ जाएगा f इज इक्वल टू k की वैल्यू थी 1, m के पावर था x, उसकी वैल्यू थी 1, v पे पावर था y, उसकी वैल्यू थी 2, r पे पावर था z, उसकी वैल्यू -1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mv², पावर अगर नेगेटिव होता है तो अपॉन में ला दीजिए, उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है इसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। समझ आया? सर इफ अगर पावर नेगेटिव है तो मुझको हाँ, पॉजिटिव रेसिप्रोकल बनाना कर होगा। दीजिए। हाँ, ताकि सारे एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए। हिबा, कोई डाउट इसको सॉल्व करने में? नो। ओके, आपको क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon mass of ball, that is m, acceleration due to gravity, that is g, and length of string. Derive relation of a time period, put proportionality constant k to be 2 pi in this particular derivation. अब देखिए होता क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी एक थ्रेड लीजिए, ठीक, उसके साथ कोई मेटालिक बॉल अटैच कर दीजिए, उस मेटालिक बॉल को हम बोलते हैं बॉब, ठीक, एंड उसको अलाउ कीजिए स्विंग करने के लिए टू एंड फ्रो अबाउट दिस पर्टिकुलर गिवन एक्सिस, कुछ इस तरह से। ये आपके पास सपोर्ट है उस पर्टिकुलर टर्म के लिए,
ये इस तरह। तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट से मैंने किसी थ्रेड से एक बॉब को अटैच कर दिया है। ये उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो सकते हैं अगर मैंने उसको अलाउ किया तब। तो मान लीजिए आपके पास कोई मेटालिक बॉल ये है, वो ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट दिस पर्टिकुलर पाथ ऐसे। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है 11th क्लास में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को यूज करके हम ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है क्या क्या, पॉइंट ऑफ एक्सिस से उस पर्टिकुलर बॉब तक जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है एल है, इस बॉब का अपना कुछ मास होगा एम, एंड उस पर ग्रेविटी एक्ट करती होगी जिस बेस पे टाइम पीरियड डिफाइन हो सकता है। तो पहला काम क्या कीजिए, इसमें कौन कौन सा टर्म डिपेंडेंसी है पहले वो टर्म डिफाइन कीजिए। तो आप बोलिएगा 3 टर्म, कौन कौन सा, मास ऑफ बॉब, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा E is equals to proportionality constant m raised to the power x, g raised to the power y and l raised to the power z। ये बात ये समझ आया आपको मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया? आयुष ये समझ आया आपको? ये सर। फॉर्मूला समझ आ गया बनाना? अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, देखिए आपका आंसर कितना आता है। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार। कोई डाउट सॉल्व करने में? ना समझ में आता हूँ कि आगे क्या स्टेप करूं? आयुष सॉल्व हो रहा है आपसे क्या? यस सर। सॉल्व हो रहा है। यस सर, हो रहा है। ग्रेविटी के लिए डायमेंशन लिखिएगा LT-2, मास के लिए एम ही रहने दीजिए, लेंथ के लिए एल ही रहने दीजिए, एंड टाइम के लिए टी रहने दीजिए।
आंसर आ गया? हिबा, आंसर आया? No, sir. सॉल्व हो रहा है? Yes. ओके। सर जैसे यहाँ पे एल टी माइनस टू है, तो इससे पहले वाले में हमारे पास एल टी माइनस वन था बस, तो उसे हमने वहाँ लिखा था एल वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे कैसे होगा? नहीं नहीं, देखिएगा, जब आप डायमेंशंस लिखिएगा दोनों साइड, पहले वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन सिर्फ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो ऐसा कुछ होगा। राइट साइड प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के हटा दीजिए, m रेज टू द पावर x, ग्रेविटी के लिए लिख सकते हैं एल टी माइनस टू रेज टू द पावर y, एंड लेंथ l टू द पावर z। ऐसा ही कुछ है। यस सर। m कितनी बार है? सिर्फ एक बार, हैविंग एक्सपोनेंशियल x। l कितनी बार है? दो बार, एक यहाँ पे तो इस पे पावर हो जाएगा y, और एक बार यहाँ पे उस पे पावर हो जाएगा z। बेस सेम पावर ऐड, तो इसलिए y प्लस z। e बच गया, उस पे पावर 2 एंड उसके ऊपर y, तो 2y हो जाएगा। ये समझ आया? यस सर। अब इसके आगे तो सॉल्व हो सकता है। कि भाई यहाँ तक आपने करेक्ट किया था? आयुष, नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ तक आपने सही किया था एक्सपोनेंशियल, यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचे थे। इसके आगे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, एक्स वाई जेड कंपेयर करके वैल्यूज निकालिए, पुट कीजिए इक्वेशन में, के की वैल्यू मैंने दे रखा है, आंसर आ जाएगा।
सॉल्व हो गया? सर सर एक बार आंसर बताइएगा सर इसका। m पे पावर x है, यहाँ पे m पे पावर 0 है। पावर को आपस में कंपेयर कीजिए, तो ऑन कंपेयरिंग x वुड बी 0। पावर y प्लस z है, यहाँ पे l पे पावर 0, so y plus z should be equals to 0, and t पे पावर minus 2y and t पे पावर उस साइड 1, so from this way y is equals to minus 1 by 2, यहाँ पुट कर दीजिए, तो z is equals to plus 1 by 2 and x is equals to 0। इतना आया? यस सर। कि भाई यहाँ तक आया आपका? नहीं सर। ओके, तो इसको लिख लीजिए। अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन पुट करते हैं, देखिए कैसे आता है सॉल्व होके। देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, t इज इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी है 2 पाई, m के पावर x की वैल्यू 0, g के वैल्यू g का पावर y की वैल्यू कितनी है -1/2, l का पावर z which की वैल्यू है +1/2। पावर अगर नेगेटिव होता है तो अपॉन में आ जाता है, पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसको कितना लिख सकता हूँ 2 पाई l पे पावर हाफ डिवाइड बाय g पे पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। चिश्तिया ऐसे लिख सकते हैं। यस अब देखिए दोनों पे पावर्स कॉमन हो गया ना, तो मैं इसको कॉमन पावर कंबाइन कर सकता हूँ l अपॉन g। और मैंने कहा था अगर पावर हाफ हो तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को। और यस आपके सर। पास एक फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड के लिए। तब देख सकते हैं यहाँ से कि टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो मास कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो टाइम पीरियड रिमेन सेम। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास ऑफ बॉब पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा। तो आप रिलेशन जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा इस रिलेशन में सिर्फ लेंथ एंड ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मेरी बात समझ आई? यस यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक अनदर रिलेशन देता हूं सॉल्व करने के लिए। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हिबा? यस ओके, सेम इसी तरह मैं आपको एक अनदर क्वेश्चन देता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है द टाइम पीरियड of a planet revolving around the sun depends upon mass of sun, universal gravitational constant, that means capital G, and distance from sun. R. Put proportionality constant
k as 2 pi. तब कहते हैं derive relation as t square is equals to c times r cube. कुछ इस तरह derive कीजिए रिलेशन को एंड उस रिलेशन के बेस पे साइन c. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे जो भी टर्म, सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है. लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड. फिर जो आपका टर्म आएगा कुछ इस फॉर्म में आएगा, तो वहां पे c कंपेयर कीजिए किसके इक्वल आ रहा है. अब पहले फर्स्ट पार्ट रिलेशन डेराइव करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर कितना आता है आपका. सर यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कि भाई क्वेश्चन समझ आया आपको? सर ट्राई कर रहे हैं. ओके. सिंपली देखिए पहले कौन सी क्वांटिटी किन किन टर्म पे डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से फॉर्मूला पहला बना लीजिए जो मैंने लास्ट दो एग्जांपल में बताए थे आपको सेम उसी तरह. फिर उसके बाद डायमेंशन से जैसे कंपेयर करके निकालते हैं, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की. फॉर्मूला कितना आया बता दीजिए एक बार. T is equals to T equals to सब k m x g y और z. ठीक है. T is equals to K proportionality constant, m पे पावर x, g पे पावर y एंड r पे पावर z. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया. अब आप दोनों तरफ डायमेंशंस लिखिए. आई थिंक आपको डायमेंशन याद नहीं होगा. g के लिए डायमेंशन लिखता है m to the power -1, l to the power 3 एंड t to the power -2. बाकी सबका डायमेंशन आपको याद होगा.
सॉल्व करने में कोई दिक्कत? हिबा? ओके, चिश्तिया सॉल्व हो गया? सर यहाँ तक हुआ है सर। सर इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आई? सर x की 0। गलत, फिर से देखिए। हिबा सर आपने इसके सॉल्व किया? डायमेंशन, सर इसके डायमेंशन ऐसे होंगे m x प्लस वाई l 3y प्लस z और t नहीं माइनस। नहीं, एक्स प्लस वाई नहीं होगा, एक्स माइनस वाई होगा। देखिए कैसे, जैसे मैं t के लिखूं तो इसके डायमेंशन कितना होगा? m0 l0 t पे पावर 1, ऐसा होगा। यस इज इक्वल टू के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए तो m पे पावर यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पे जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब लिखते हैं तो यहाँ पे इसका डायमेंशन है m पे पावर -1, l पे पावर 3 एंड t रेज़ टू द पावर -2 होल पे पावर y एंड r रेडियस मतलब लेंथ पावर z। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m रेज़ टू द पावर x, यहाँ पे m रेज़ टू द पावर -1 और मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5, l टू द पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई y हो जाएगा 3y, t पे पावर -2 इंटू y -2y एंड यहाँ पे l टू द पावर z। अब कौन कौन से टर्म सेम सेम दिख रहे हैं आपको? m पे पावर कितना है? यहाँ पे x पावर माइनस x वाई। और यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। l पे पावर आपको कितना दिख रहा है? 3y प्लस z लिख सकता हूँ, ठीक है। यस सर। और t पे पावर कितना लिख सकता हूँ, -4। ठीक है। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, तो m पे पावर कितना था उधर लेफ्ट हैंड साइड, 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर 0। हाँ, सेम उसी तरह नेक्स्ट लिखिए। So on comparing, we can say x minus y is equals to 0. First part. Second part is 3y plus z is equals to 0. ठीक है, l पे पावर भी 0 है एंड t पे पावर कितना है इधर? -2y, उस साइड कितना है? 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, दोनों इक्वेशन पुट कर दीजिएगा तो x एंड z की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ? यस सर। सॉल्व कीजिए आगे। सर z की वैल्यू 3/2। हाँ सही है। x की वैल्यू कितनी है आपसे?
So -1/2. सही है। अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, अब उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इस वाले फॉर्मूले में। देखिए टी की वैल्यू कितनी आती है। सॉल्व हुआ? So ये ऐसा होगा 2 पाई इंटू आर रूट 3/2 और सर m 1/2 इंटू g 1/2। हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई r रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन g रेज़ टू द पावर 1/2 एंड m रेज़ टू द पावर 1/2। ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इस दोनों पे पावर अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी एम, और आर पे पावर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बचेगा 3। ऐसे कुछ बचेगा। सर नीचे का सर स्क्वायर करके सर सिर्फ g बचेगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे हुआ ये। जब इस दोनों पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इस पे भी स्क्वायर एंड इस पे भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर sir. पाई स्क्वायर, यहाँ पे r टू द पावर 3/2 है, तो इसको लिख सकता हूँ 3/2। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके इसी सर। तरह डिनोमिनेटर में g पे पावर 1/2, तो उस पे पावर 2, एंड m पे पावर 1/2, उस पे पावर 2 लिख सकते हैं। यस सर यस। तो अब पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर, r पे पावर कितना बचा आपके पास सर 3। डिवाइडेड बाय g पे पावर कितना बचा, सर 1। m पे पावर कितना बचा। सर 1। अब क्या कीजिए, जो एबव इक्वेशन है उसको कंपेयर करने की कोशिश कीजिए इसके साथ। ठीक, वहां पे एबव इक्वेशन कैसा दे रखा है आपको, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू सी और इक्वल्स टू सी टाइम्स आर क्यूब है। यस सर। तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सर 4 पाई का स्क्वायर अपॉन g। बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन में इस तरह से भी रिलेशन गिवन हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता था कि हाउ इज टाइम पीरियड रिलेटेड विद मास m, या ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, या विद रिस्पेक्ट टू r। तो आपका जो रिलेशन आया था उसके भी बिहाफ पे सारी चीजों को हटा देते हैं, तो आपका रिलेशन t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला काम होता है किसी भी एक्सप्रेशन में जो भी चीज डिराइव करने के लिए बोले, आप उस पूरे लास्ट पार्ट तक फॉर्मूला तक डिराइव कर लीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड पार्ट हो कि स्क्वायर कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्यूब कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर उसको कांस्टेंट टर्म दे रखा हो उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, रिलेशन डिफाइन करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक, तो ये सारे टर्म हम उसके बाद निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम होता है आपका फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक, तो उसके लिए मैंने 2 स्टेप बताए। फर्स्ट फॉर्मूला बना लीजिए, दोनों तरफ डायमेंशंस लिख दीजिए, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उनके हर टर्म के पावर को कंपेयर कर दीजिए ऑन इधर साइड। उन पावर को कंपेयर करने के बाद जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट कर दीजिएगा, आपका फॉर्मूला बन जाता है। आई बात समझ? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
लिख लिया आपने? यस सर। ओके, तो आज क्लास से रिलेटेड सारी चीजें आपको समझ आए? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। सर हर रिकॉर्डेड क्लास क्लासेस मिल सकती हैं सर? क्या? रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकती हैं? सर, हाँ, क्लास यूट्यूब पे रिकॉर्ड। जैसे जो भी क्लास जिस दिन भी आपकी होती है ना, तो वो यूट्यूब पे आप जाके देख सकती हैं। ठीक है, आप सर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, सर आपको डायरेक्टली भी सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके देन आप इतना रिवाइज करके रखिएगा, जितने क्वेश्चन ने डिस्कस किए हैं उसको एक बार खुद से फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।